हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। पिछली वीडियो तक हमने यूनिट फर्स्ट ख़त्म कर दी है, कंप्लीटली यूनिट फर्स्ट हमारी ख़त्म हो गई है, बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ठीक है। अगेन अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको ब्रेक करें, ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन या टूटना। ब्रेकडाउन या टूटना किसका? ग्लूकोज का। किसमें टूटना? या तो पाइरुवेट में या लैक्टेट में। अब ध्यान से समझिएगा, कब पाइरुवेट में टूटेगा, कब लैक्टेट में टूटेगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखिए, दो प्रोसेस होती है, एक होती है एरोबिक प्रोसेस, एक होती है एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। दो हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस, ठीक है, एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस मतलब होता है जिसमें आपको मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वैसे तो इसकी और डेफिनेशन है लंबी सी, मैं एज अ सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब ग्लूकोज एरोबिक प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होगा तो वो किस में ब्रेक डाउन होगा? लैक्टेट में, सॉरी पाइरुवेट में। एरोबिक प्रोसेस के थ्रू अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये हो जाएगा पाइरुवेट, और अगर एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू हुआ तो ये हो जाएगा लैक्टेट। अब देखिए कितना इजी है, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पाइरुवेट एंड लैक्टेट। पाइरुवेट और लैक्टेट, पाइरुवेट और लैक्टेट, ठीक है। इफ देयर इज ए ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या एरोबिक प्रोसेस, देन ग्लूकोज इज ब्रेक इनटू पाइरुवेट। अदरवाइज ग्लूकोज इज इन एनारोबिक प्रोसेस, ग्लूकोज इज ब्रेक इनटू लैक्टेट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे इसकी साइकिल्स होती हैं, इसमें क्या क्या फेज होते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी हमने, अगेन मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, जब जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? या तो लैक्टेट में या फिर पाइरुवेट में। अब लैक्टेट में कब ब्रेक डाउन होगा? जब एनारोबिक प्रोसेस होगी, और पाइरुवेट में कब ब्रेक डाउन होगा? जब वहां पर एरोबिक प्रोसेस होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर एरोबिक प्रोसेस है आपकी, जैसे ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, जैसे आपका ये ग्लूकोज है, ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन हुआ आपका, यहां पर अगर ये लैक्टेट है, ठीक है, और ये पाइरुवेट है, ठीक है। लैक्टेट मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और पाइरुवेट मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इस पाइरुवेट का क्या होगा, ये जाएगी आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल में, या इसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल, या बोलते हैं टीसीए साइकिल, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं सिंपल समझने के लिए सिट्रिक एसिड साइकिल आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। इसमें ये पाइरुवेट क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, फिर आगे सिट्रिक एसिड साइकिल होगी, और इसे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी जनरेट होती है। इस प्रोसेस में भी एटीपी जनरेट होती है। एटीपी मतलब काइंड ऑफ एनर्जी मान लो आप इसको, ठीक है, और इसमें भी एटीपी जनरेट होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एटीपी जनरेट होती है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और इसमें एज कंपेयर टू सिट्रिक एसिड कम एटीपी जनरेट होती है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ये भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ग्लूकोज का पाइरुवेट में या लैक्टेट में क्या कैसे कन्वर्ट होता है, वो है आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपके सिलेबस में है। फिर जब हम सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ से आगे को पढ़ेंगे कि पाइरुवेट से फिर कैसे सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अभी हम ग्लूकोज से पाइरुवेट पढ़ रहे हैं,
ठीक है, ये है बेसिक इसके कंसेप्ट, मतलब ये बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इसमें ओवरऑल क्या होता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं समझने की। अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो आ गई है रटने की, याद करने की, लर्न करने की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है रिएक्शंस की, अगर अब हम रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें बेसिकली 3 फेज होते हैं आपके। ठीक है, अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन, ठीक है, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो इसमें 3 फेज होते हैं। पहला होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। दूसरा होता है स्प्लिटिंग फेज, स्प्लिटिंग फेज। और तीसरा होता है एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, 3 फेज आ गया आपका। पहला है पहला कौन सा है आपका, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। ठीक है, मतलब अब अगर हम और डीप में जाएं, और मैं अगर इसको डीप में बोलूं तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, जो एटीपी है वो कन्वर्ट होता है एडीपी में। कैसे कन्वर्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और एनर्जी जनरेशन में क्या होता है, जो एडीपी होता है वो क्या करता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यहाँ पर 2 हैं और एक और आया 3 हो गए, यहाँ पर 3 थे, एक चला गया, यहाँ पर 2 हो गए, क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी का सीधे सीधे मायना है आपका एटीपी से। इसमें क्या हो रहा है, एटीपी कन्वर्ट हो रही है एडीपी में, मतलब एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, एटीपी इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, सेल में या बॉडी में, कुछ भी बोल सकते हो। एनर्जी जनरेशन, इसमें एनर्जी जनरेट हो रही है। एक चीज़ होती है इन्वेस्ट होना, एक चीज़ जनरेट होना। अच्छा, स्प्लिटिंग फेज में क्या होता है, जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन चल रही है, ये सिंपल ऐसे रिएक्शन चल रही है, फिर ये 2 पार्ट में एक एसिड फेज आएगा कि ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, फिर ये रिएक्शन चलते रहेगी। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, इतना सा जो प्रोसेस है, ये है आपका स्प्लिटिंग फेज, स्प्लिट हो जा रही है। ठीक है, ब्रेक हो जा रही है। अब हम 1 बाय 1 तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की बात करूंगा, फिर मैं स्प्लिटिंग फेज बताऊंगा, और फिर मैं आपका एनर्जी जनरेशन फेज बता रहा हूं। 1 बाय 1 हम तीनों को पढ़ेंगे। तो मैं यहां पर पहले सारी रिएक्शंस लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह है आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और स्प्लिटिंग फेज। 2 फेज हमने यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं। एनर्जी जनरेशन फेज हम इसके बाद देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या होता है, मैं 1 बाय 1 आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, इसमें हमको पता है क्या हो रहा है बेसिकली, पहले हम ये समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ग्लूकोज जो है चेंज हो रहा है किसमें, पायरुवेट में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टेट में। तो ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज चेंज हो जाएगा। ये क्या है, अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा, ये पी क्या है, फॉस्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है इतना। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, कहने का क्या मतलब है, जो एटीपी है वो आपका एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है इतना। एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, यहां पर कितने थे, यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है यहां ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भाई जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तभी तो कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 है। अब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, कितने बचे, 3 - 1 = 2, तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अब ये 2 एटीपी बच गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ के चिपक गया। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट रिएक्शन होती है। अच्छा, ये रिएक्शन क्या होती है, मेरे सेल के अंदर होती है। ठीक है,
अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और इसमें एक एटीपी जो है आपकी वो क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है आपका। अच्छा, उसके बाद ये याद करना जरूरी है क्योंकि लास्ट में जब हम टोटल एटीपी काउंट करेंगे, जिसे एनर्जेटिक्स कहते हैं, एनर्जेटिक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब क्या हो रहा है इसमें, नेक्स्ट क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट ये हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है आपका चेंज हो रहा है, किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ये आइसोमरेज है, ये इसी का आइसोमर है, तो ये क्या है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। और मतलब अगर हम इसको हटा के यहाँ पर H लिख दें तो ये फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस छठी पोजीशन पे अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसे इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, वैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है इतना। उसके बाद फिर इसमें भी क्या हो रहा है एक एटीपी फिर से जनरेट हो रही है, एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, फिर से इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ जाके अटैच हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्यों होगा, इसमें तो भाई पहले से ही फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप तो पहले ही है, इसमें कोई भी फेज एटीपी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, अगले वाले में ऐसा होगा। क्यों होगा अगले वाले में ऐसा, क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया है पहली पोजीशन पे, तो इसमें क्या होगा, जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा और वो यहाँ अटैच हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ये सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज, अब फॉस्फेट कहाँ लगा है, पहले कार्बन में और छठे कार्बन में, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखिए मैंने क्या अजीब सा नाम ले लिया है, बिसफॉस्फेट। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हमने इसको बाईफॉस्फेट क्यों नहीं बोला, हमने इसको बिसफॉस्फेट ही क्यों बोला। देखिए सिंपल सा ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ना लग के यहाँ पर लगा होता तो इसका नाम हो जाता फ्रक्टोज 1,2 बाईफॉस्फेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। ठीक है, जैसे ही कार्बन्स के बीच में गैपिंग आ जाती है, मान लो यहाँ पर ये अगर ये H हटा के यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता या यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता या यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता, तो हम लिख देते फ्रक्टोज 1,3 बिसफॉस्फेट। जैसे ही एक कार्बन बीच में आ जाता है, अगर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कार्बन में अगर फॉस्फेट ग्रुप है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 कार्बन और 1 2 बाईफॉस्फेट। जैसे ही इसके बीच में कार्बन का गैप आ जाता है, यहाँ भी, ठीक है, ये कार्बन का गैप आ गया तो फिर ये बिस हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम ये आपका स्प्लिट हो जाता है। यहां तक आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज खत्म हो गया। जितनी एटीपी इन्वेस्ट होनी थी उतनी एटीपी इन्वेस्ट होगी। बेसिकली यहाँ पर 2 एटीपी यहाँ पर जो है इन्वेस्ट हुई है, तो ये एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट फेज है ये आपका खत्म हो चुका है। अब ये यहाँ पर से स्प्लिटिंग फेज स्टार्ट हुई, तो इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम ध्यान से समझिएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, एसीटोन है ये, आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और इसका नाम है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट लगाया था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगेन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने अभी तक। हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगर आपको
ये मेरी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी लगती है, आप इसको 1.5 पे या 1.25 पे चला सकते हैं ताकि मैं इसमें फटाफट थोड़ा बोलूँ, ठीक है। खैर, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ आपका या चेंज हुआ आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। उसके बाद फिर फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो चेंज हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 कैसे? क्योंकि पहले और छठी पोजीशन में कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया आपका, ठीक है, इजीली ब्रेक हो गया है। ये 3 कार्बन अलग हो गए हैं, ये 3 कार्बन अलग हो गए हैं आपके, ठीक है। और ये हो गया आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इतना आपके 2 फेज इसमें निपट गए हैं। कौन कौन से फेज? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और स्प्लिटिंग फेज। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी जनरेशन फेज कि कैसे एनर्जी जनरेट होती है। मैं एक बार पूरा उसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ये है आपका एनर्जी जनरेशन फेज। अब ध्यान से समझना कि इसमें कैसे आपकी एनर्जी जो है जनरेट हो रही है। मेरे पास थोड़ा सा बड़ा वाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं इसको एक साथ लिख के बता देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले उसमें अभी क्या पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है, ये रिएक्शन चलते रहती है, तो ये दोनों साइड से सेम रिएक्शन चलती है। ये DHAP जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो है आपका क्या होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, फिर ये इसमें कन्वर्ट होती है ये स्पेसिफिक कंपाउंड में, ठीक है। इस स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम क्या है? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है, फिर इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है इसमें, और उसके बाद ये रिएक्शन चलते रहती है। तो लास्ट में हमारे पास जो भी कंपाउंड आता है वो 2 मॉलिक्यूल आता है, एक ये वाला मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब जो भी हमें लास्ट में पाइरुवेट मिलेगा, जैसे ये है आपका पाइरुवेट और ये है आपका लैक्टेट, तो ये पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल। कैसे? एक मॉलिक्यूल इधर साइड का, एक मॉलिक्यूल इधर साइड का। चूंकि आप अगर बुक्स में भी देखेंगे तो ऐसा इतना लंबा किसी ने नहीं लिखा हुआ है। ये अंडरस्टूड होता है कि जो है ये DHAP जो है आपका G3P में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, अभी हम एक साइड का डिस्कस कर लेते हैं, बात तो एक ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसमें क्या हो रहा है, जो NAD है आपका, NAD क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आप। NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है। और ये चेंज हो जाता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिस-फॉस्फेट क्यों बोला है? 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। कहाँ कहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा? पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे। तो 1 3, क्योंकि बीच में गैपिंग है इसलिए आ जाएगा बिस फॉस्फो, और किसका स्ट्रक्चर? ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ग्लिसरेट, ठीक है। तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इस 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद जो है आपका, अब यहाँ पर अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। कितने फॉस्फेट हैं? 2 फॉस्फेट हैं। अब उस पहले हम अभी तक क्या पढ़े थे? एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अब एनर्जी जनरेट। अब एनर्जी जनरेट होगी मतलब ATP जनरेट होगी। एनर्जी मतलब ATP समझ लो आप। ATP कैसे जनरेट होगी? उसमें एनर्जी इन्वेस्ट हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था, ATP कन्वर्ट हो रही थी ADP में, मतलब एनर्जी इन्वेस्ट हो रही थी। इसमें इसका उल्टा होगा, जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट होगी। जो ADP है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये निकल के इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप गायब हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, तो ये COO नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी फॉस्फेट ग्रुप गायब होगा तो ये 2 ऑक्सीजन तो बचे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये क्या था, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट था। अब पहले पोजीशन पे फॉस्फेट हटा दो तो 1 2 3, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। मैंने नोट्स दे रखे हैं, नोट्स में पूरा नाम लिखा हुआ है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, ये बार बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज था, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्दर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर क्या होगा, इनोलेट एंजाइम की प्रेजेंस में आपका, ठीक है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेट एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये आपका, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे वाटर रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, एक OH यहाँ से निकल रहा है, तो HOH मतलब H2O, तो यहाँ पर से H2O रिलीज हो रहा है। जैसे ही H2O रिलीज हो जाएगा तो ये इतना बचेगा आपका, अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दो तो यही तो बचा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं अभी लिख देता हूँ इसको, H और OH, तो यहाँ पर आ गया। अब इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है आपका फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, इसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, PEP, ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा पाइरूवेट में। अब आपके पास जो है यहाँ पर पाइरूवेट आ गया है। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होगी। लेकिन ये पाइरूवेट की कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इसका इनोल फॉर्म है, ठीक है। ये है आपका पाइरूवेट इनोल फॉर्म में, और कुछ टाइम बाद खुद ही साइमल्टेनियसली ही जो पाइरूवेट है वो इनोल से कीटो फॉर्म में चेंज, ये भी पाइरूवेट है और ये कीटो फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ है आपका, ये हाइड्रोजन नीचे गया है, इतना ही तो हुआ है। जैसे ये हाइड्रोजन नीचे जाएगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH2 था, हाइड्रोजन नीचे चले गया, CH3 हो गया, ऊपर COO नेगेटिव सेम रहा, कोई भी इशू नहीं है इसमें। तो पाइरूवेट का जो इनोल फॉर्म है वो पाइरूवेट के कीटो फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां तक जो है ये रिएक्शन खत्म हो गई। किसकी रिएक्शन है ये, बोलो भाई किसकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है एरोबिक, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर एनारोबिक प्रोसेस हो रही है तो फिर ये पाइरूवेट चेंज हो जाएगा आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में जो है लैक्टेट में। ये क्या है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल सा आपका पूरा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। एक बार अगर हम पूरी प्रोसेस को शॉर्ट में देखें, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम एक बार पूरे अच्छे से देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, ठीक है। ग्लूकोज चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 1 2 3 4 5 6, छठे में फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका मेरे को भी इतना याद नहीं है, मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प तो लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ये चेंज हुआ 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि फ्रक्टोज में भी 6 ही कार्बन थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होने के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें चेंज हुआ ना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हुआ, ठीक है। कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फिर ये दो उसमें पार्ट में जो है डिवाइड हो गया। एक का नाम पड़ा था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये कैसे हम दिखाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को, 1 2 3, पहले पे फॉस्फेट था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ये फर्दर इसमें चेंज हो जाता है और ये रिएक्शन जो है आगे को ऐसे ही चलते रहती है जैसे यहाँ चल रही है, ठीक है। फर्दर इधर क्या होता है आपका, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, तो ये चेंज हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, सॉरी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये आपको ऐसे बना के नहीं आना है एग्जाम में, मैं आपको याद करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद फिर था इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता था, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में,
यही तो होता है, पहले 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा था, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा है, फिर किस में हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, सेम यही कंपाउंड है आपका, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में चेंज हो रहा है। उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में फिर पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में जो है ये पाइरूवेट में चेंज होगा आपका, ठीक है, पाइरूवेट में चेंज होगा, फिर खुद ही जो है इसका इनॉल फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद फिर ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये पाइरूवेट हो गया, ये आपका लैक्टिक एसिड हो गया, खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी ऐसे याद कर सकते हो। अगर एक तरीका और है आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, दो उसमें टूट गए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, इनॉल और कीटोफॉर्म और लैक्टिक एसिड, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा ये कंसेप्ट है, इतना सा है ये। इसमें अगर आप देखोगे तो इतना जो है आपका वो आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, ये स्प्लिटिंग फेज है, और बाकी नीचे का एनर्जी जनरेशन फेज है। तो अब हम बात करेंगे इसकी एनर्जेटिक्स की, ठीक है, एनर्जेटिक्स, ठीक है। एनर्जेटिक्स मतलब कितनी टोटल एटीपी रिलीज हो रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ठीक है। अगर हम एरोबिक प्रोसेस की बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम एरोबिक प्रोसेस की बात करें, ठीक है, अब मैं सिर्फ एरोबिक प्रोसेस बताऊंगा, एनारोबिक प्रोसेस आप खुद काउंट करोगे, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो, जहां पर भी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है वहां पर एक एटीपी का लॉस होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, जहां पर एटीपी, अगेन मैं बोल रहा हूं, जहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो रहा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, मतलब वहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एडीपी, हमको क्या चाहिए, एटीपी, तो वहां पर एटीपी का लॉस हो रहा है। जैसे यहां पर -1 हो गया, प्लस यहां पर -1 हो गया, यहां पर भी क्या हो रहा है, एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में, और जहां पर एटीपी बन रहा है मतलब एंड प्रोडक्ट एटीपी है, मतलब एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर +1 हो जाएगा। जैसे यहां पर +1 हो गया आपका, और कहां पर हो रहा है, यहां पर भी +1 हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां से ये रिएक्शन +1 हो रहा है, तो यहां पर भी, इधर से भी तो ये रिएक्शन बढ़ रही है, मतलब इधर पे भी तो ये रिएक्शन आ रही है, तो इस वाली पोजीशन पे यहां पर भी एक जगह पे +1 होगा इस फेज में, और आगे फिर से +1 होगा, ठीक है। तो और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जहां पर NADH बनता है आपका, वहां पर 3 एटीपी रिलीज होती है, ये लॉ है, ठीक है। एक NADH मतलब 3 ATP, तो यहां पर कितनी हो रही है, 3 ATP यहां बन रही है, और इस साइड भी होगा आपका, तो 3 ATP यहां बन रही है। अब इसको टोटल काउंट करो, माइनस माइनस को हम बाद में काउंट करेंगे, इसको काउंट करो, 3 + 3 6 हो गया, 7 8 9 10, और ये एक एक एटीपी क्या हो रही है, पहले ही हम लूज कर चुके हैं, तो -2 = 8। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक प्रोसेस में कितनी एटीपी रिलीज होती है, 8 एटीपी रिलीज होती है, ठीक है। अब एनारोबिक में कितनी होगी वो आप बताओगे, नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। वैसे मैंने नोट्स में भी दे रखा है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो इतना सा है ये, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज हमने सिर्फ पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आज हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। अगेन मैं एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट, ठीक है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, फिर आप बोलते हो कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा बना देता हूँ मैं, ठीक है। हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, जिसमें जो ग्लूकोज है वो आपका पाइरूवेट में चेंज होता है इन एरोबिक प्रोसेस, और एनारोबिक प्रोसेस में आपका लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। 3 फेज होते हैं इसमें, कौन से, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज,
ठीक है, तीनों मैंने आपको करके बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी एटीपी रिलीज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब मैंने बता दिया है। टोटल एरोबिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें 8 एटीपी रिलीज होगी, और एनारोबिक प्रोसेस में कितनी होगी वो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।